अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वक्त सुबह का वक्त है। पहले मैं सुबह का मौसम कह गया था और फिर बेगम हजूर ने बताया कि सुबह का वक्त है। और इस वक्त हम मॉर्निंग वॉक के बाद आपको एक साइंस की वीडियो बनाकर देने जा रहे हैं। ये वीडियो है जिसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर कमिंस की। 1950 की दिहाई है। डॉक्टर कमिंस साहब अपनी लैब में बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा मेज़ बनाया, MAZE अंग्रेज़ी वाला मेज़। और उसके एंड पर, उसमें बहुत से रास्ते हैं, एक रास्ता एंड तक जाता है और उसके एंड पे खुराक रख दी। किसके लिए खुराक रख दी? उन्होंने फ्लैट वर्म्स के लिए रख दी और फ्लैट वर्म्स को उसमें से गुजारना शुरू कर दिया। कुछ फ्लैट वर्म्स ने उस मेज़ को एक्सप्लोर करते करते वो एंड तक पहुंच गए। डॉक्टर साहब ने उनको अलग कर दिया और कुछ फ्लैट वर्म्स उसको अबूर नहीं कर सके तो उनको अलग कर दिया। अब उन्होंने आगे 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि जो फ्लैट वर्म्स अबूर कर चुके थे उनको दूसरे फ्लैट वर्म्स में मिक्स किया और उसके बाद उन्होंने रैंडमली जब फ्लैट वर्म्स को उस मेज़ में से गुजारा तो सब फ्लैट वर्म उन्होंने मेज़ को अबूर कर लिया। तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में लिखा है कि इसका मतलब ये है कि फ्लैट वर्म्स ने अपना नॉलेज शेयर किया दूसरे फ्लैट वर्म्स से। तो ये एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो ये समझते थे कि फ्लैट वर्म्स की जो मेमोरी है वो उनके ब्रेन में, उस वक्त तमाम लोग यही समझते थे। तो उन्होंने उसका फ्लैट वर्म्स का जो कि मेज़ को क्रॉस कर चुके थे उनका सर काट दिया, उनको रीग्रो होने दिया और कुछ अरसे के बाद उन्होंने उन्हीं फ्लैट वर्म्स को दोबारा जब मेज़ के सामने छोड़ा तो उन्होंने बिल्कुल उतने ही टाइम में उस मेज़ को क्रॉस कर लिया, दोबारा बिल्कुल वही पैटर्न अपनाया। और डॉक्टर साहब ने लिखा है कि इसका मतलब यह है कि इनकी मेमोरी इनके ब्रेन के अलावा भी कहीं मौजूद है। उन्होंने नाम दिया मेमोरी RNA का, यानी उन्होंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल में भी मेमोरी मौजूद है। लेकिन फ़ौरन बाद ही लोगों ने उनके एक्सपेरिमेंट पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। साइंसदानों ने उनके एक्सपेरिमेंट पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत मफरूज़ा है और किसी भी फ्लैट वर्म का जो ब्रेन है वही उसकी मेमोरीज़ रखता है। इसमें जो ऑपरेटस यूज़ हुआ है वो ऑपरेटस से ही यूज़ नहीं हुआ और जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर कमिंस की जितनी भी फाइंडिंग्स थी उन सबको ख़त्म कर दिया और साइंस ने इस पहलू को, इस चैप्टर को भुला दिया। अब हम आते हैं वापस आज की दुनिया में। आज से तकरीबन 10 साल पहले एक साइंसदान जिनका नाम है डॉक्टर माइकल लेविन। डॉक्टर माइकल लेविन टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, TUFTS यूनिवर्सिटी, USA एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर हैं और रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि ज़िंदा रोबोट्स बनाए जा रहे हैं और उस पर उनकी पूरी टीम काम कर रही है। मैं ज़िंदा रोबोट्स पर यानी जीनोबोट्स पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जीनोबोट्स पर काम करने वाली टीम ख़ास तौर पे इंटरेस्ट रखती है फ्लैट वर्म्स पर, क्योंकि फ्लैट वर्म्स में वो खसूसियात हैं जो कि आने वाली रोबोटिक्स को चेंज करने जा रही हैं। फ्लैट वर्म्स कभी बूढ़े नहीं होते, ये अपने पुराने सेल चेंज करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, मुहावरतन कहा जाता है कि फ्लैट वर्म कभी बूढ़ा नहीं होता। वैसे तो हमने सुना है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन फ्लैट वर्म कभी बूढ़ा नहीं होता। इसी तरीके से फ्लैट वर्म्स को आप 273 टुकड़ों में भी कर दें तो वो सारे फ्लैट वर्म्स बन जाएंगे। तो उनकी जो मेमोरी है वो उनको बताती है कि उन्होंने एक टारगेटेड शेप को अचीव करना है, हर हिस्से ने टारगेटेड शेप को अचीव करना है। और फ्लैट वर्म जो होते हैं उनको अगर आप देखें और आप उनकी उम्रों का जायज़ा लेने की कोशिश करें तो उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको मारने का तरीका जो कई जगह लिखा गया वो यही कि आप उनको हाथ में लेके मार दें, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, कोई पत्थर मार दे तो वो मर जाएंगे, लेकिन बूढ़े होकर फ्लैट वर्म्स मरते नहीं हैं। तो इसलिए हमें उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उनकी ये जो खसूसियत है कि अगर आप फ्लैट वर्म को काटें तो वो अपने आप को दोबारा रीग्रो कर लेते हैं। इसमें भी रोबोटिक्स के लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो डॉक्टर साहब ने इसी एक्सपेरिमेंट को एक और तरीके से करने की कोशिश की। उन्होंने अच्छा ऑपरेटस लिया, उन्होंने सेंसर्स लिए, उन्होंने कैलिब्रेटर्स लिए, उन्होंने उस ऑपरेटर्स को एक कन्फाइंड स्पेस में रखा ताकि कोई भी उनके एक्सपेरिमेंट पर सवाल ना उठा सके। लेकिन एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट वही था जो डॉक्टर कमिंस ने किया। उन्होंने एक पेट्री डिश ली जो कि गोल थी, उसके 4 हिस्से किए।
तो आपने एक गोल प्लेट सोचनी है जिसके 4 हिस्से हैं। चौथे हिस्से में उन्होंने एक ब्लू लाइट लगा दी जो कि सिर्फ चौथे हिस्से को कवर करती थी। ठीक है जी, उस डिश को उन्होंने एक साइड पर रख दिया। अब उन्होंने 2 और डिशेस ली। एक पेट्री डिश थी वो खुरदरी थी, रफ़ थी उसकी सरफेस। एक जो पेट्री डिश थी उसकी सरफेस बहुत स्मूथ थी, और उसमें उन्होंने 72 फ्लैट वर्म्स छोड़े और खाने से भर दी वो पेट्री डिश। तो अब जब फ्लैट वर्म्स गए उनके अंदर, तो उनको ये सोचने में मदद मिली, रियलाइज़ करने में मदद मिली कि जहाँ पर रफ़ सरफेस होगी वहाँ पे खाना होगा। ये ग्रुप ए था। और दूसरे जो फ्लैट वर्म्स थे उनको ये अंदाज़ा लगाने में मदद दी, अब पता नहीं वो अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, कि जहाँ पर स्मूथ सरफेस होगी वहाँ पर खाना होगा। तो फ्लैट वर्म्स को ये एक्सरसाइज बार बार कराई गई ताकि ये लॉजिक, ये मंतक उनके अंदर डाल दी जाए, एम्बेड कर दी जाए। अब क्या हुआ जनाब, इन दोनों फ्लैट वर्म्स को लिया गया और इनको कॉमन जो पहली पेट्री डिश थी जिसमें एक ब्लू लाइट लगाई हुई थी उसमें रखा गया। इस पेट्री डिश में इसकी सरफेस जो थी वो बिल्कुल रफ़ थी, स्मूथ नहीं थी, रफ़ थी। अब फ्लैट वर्म हमेशा अंधेरे से दूर भागते हैं, ब्लू लाइट से तो उन्होंने दूर भागना था। ब्लू लाइट के पास खाना रख दिया गया। अब ब्लू लाइट हाई एनर्जी लाइट होती है। अगर आप स्पेक्ट्रम में देखें तो ब्लू लाइट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वाइट लाइट में। तो वहाँ पर आम फ्लैट वर्म जाने में कतराएंगे और वो खाना नहीं खाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो फ्लैट वर्म्स ऐसी पेट्री डिश से आए थे जो कि खुरदरी थी, क्योंकि इसकी भी सरफेस खुरदरी थी, तो उन्होंने फ़ौरन खाना ढूंढना शुरू कर दिया। और जो फ्लैट वर्म्स ऐसी सरफेस से आए थे, पेट्री डिश से आए थे जो कि स्मूथ थी, वो निस्बतन स्लो मूव कर रहे थे। तो उन्होंने 2 हिस्सों के दरमियान निशान लगाया और उन्होंने देखा कि उस हिस्से में से अगर रफ़ पेट्री डिश से आने वाले फ्लैट वर्म 6 मिनट में गुजरते हैं तो स्मूथ पेट्री डिश से आने वाले फ्लैट वर्म 7.5 मिनट में गुजर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना हमेशा उनको स्मूथ पेट्री डिश से मिलता था। तो जनाब रफ़ पेट्री डिश वाले फ्लैट वर्म्स जल्दी जल्दी गए और उन्होंने ब्लू लाइट के पास उस खाने को ढूंढा और उसको खाया। और डॉक्टर साहब ने उनके पूरे पैटर्न्स बनाए, उनकी मूवमेंट बनाई। 10 दिन लगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। 10 दिनों के बाद उन्होंने दोनों किस्म के फ्लैट वर्म्स को लिया, उनको टैग किया हुआ था और उनकी गर्दनें उड़ा दी, यानी उनकी मेमोरीज़ ख़त्म कर दी। 2 हफ्ते उनको दिए गए ग्रो करने के लिए। तो 2 हफ्ते वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एक फ्लैट वर्म में, यानी सरकटा फ्लैट वर्म, उसको 2 हफ्ते लगे एक पूरा फ्लैट वर्म बनने। और उसके बाद दोबारा यही एक्सपेरिमेंट किया गया कि कॉमन पेट्री डिश रखी गई जिसकी सरफेस रफ़ थी और उसमें ब्लू लाइट लगाई। और फिर उन्होंने देखा कि दोबारा वही काम हुआ कि वो फ्लैट वर्म जो कि रफ़ पेट्री डिश से आए थे, जिनका गर्दन भी हमने उड़ा दी थी ताकि उनकी मेमोरीज चली जाएं, उन्होंने फिर वही सफ़र किया, उतने हिस्से को 6 मिनट में क्रॉस किया, जबकि दूसरे फ्लैट वर्म ने उतने हिस्से को 7.5 मिनट में, 7 मिनट में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का फ़र्क है जो मैंने रिसर्च पेपर में पढ़ा है। और उसके बाद जो रफ़ पेट्री डिश से आने वाले फ्लैट वर्म्स थे उन्होंने दोबारा खाना ढूंढ दिया। अब ये इतनी हैरानकुन बात थी, इससे साबित ये होता था कि जो फ्लैट वर्म्स हैं उनकी मेमोरी उनकी बॉडी में कहीं लाई करती हैं, उनकी बॉडीज़ के पास भी मेमोरीज़ होती हैं। ये वही काम है जो 1950 में डॉक्टर कमिंस ने करने की कोशिश की थी, लेकिन साइंसदानों ने, क्योंकि उस वक्त की साइंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए शायद तैयार नहीं थी, उन्होंने बहुत से फ्लॉज निकाले उनकी रिसर्च में। और अब 50 से 70 साल लगे हैं हमें दोबारा उसी जगह पर आने में। लेकिन हुआ कैसे, हम ये नहीं जानते कि ये कैसे हुआ। हमारे 2 ख्यालात हैं जिस पर अब रिसर्च की जाएगी। पहला ख्याल ये है कि जब अर्थवर्म ने पेट्री डिश में वो खाना देखा और उसका खोज लगाया तो उसने अपने नर्वस सिस्टम में चेंजेस की, और जब हमने उसका सर ख़त्म किया तो नर्वस सिस्टम की चेंजेस रह गई। और फिर जब उसका सर दोबारा आया और दिमाग बदला तो उस नर्वस सिस्टम ने ऐसा ऐसा दिमाग को बदलना शुरू किया। एक तो हाइपोथेसिस ये है जिस पर अब रिसर्च हो रही है, और दूसरा ये है कि किसी न किसी तरीके से अर्थवर्म ने अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने डीएनए को चेंज किया। तो जब हमारा डीएनए चेंज होता है, एपिस्टेमोलॉजी की बात हो रही है, तो हमारा
जीन एक्सप्रेशन भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अगर डीएनए का स्ट्रक्चर आप चेंज करेंगे तो डीएनए ने आगे जीन्स को एक्सप्रेस करना, तो जीन्स के एक्सप्रेशंस भी चेंज होना शुरू कर देंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन डीएनए में हमारे जेनेटिक मटेरियल में सेव हो जाती है। हम इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हम काम रोबोट्स में कर सकें तो हमारी मेमोरीज़ का एक ऑटोमेटिक बैकअप बन जाएगा। और अगर आप किसी रोबोट का फ्यूचर में सर भी उतार देंगे तो स्टिल वो काम कर सकेगा जो कि उसकी मेमोरीज़ में मौजूद हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट है जो कि साइंस की दुनिया में इसने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाई हुई है। और मैंने सोचा कि आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाए कि किस तरीके से हम फ्लैटवर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम किस तरीके से रोबोटिक्स में आगे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना इल्म दूसरों तक पहुँचाइए।